नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो देवभूमि की शुरुआत करेंगे आपकी खबरों के साथ। तो तपोवन टनल के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। तपोवन टनल में एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। टनल में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। कैमरे के जरिए लोगों का पता लगाया जा रहा है। देखिए हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। तपोवन टनल में आज चौथे दिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस पूरे मलबे के ढेर में जिंदगी की तलाश लगातार की जा रही है और तमाम जो पूरी रेस्क्यू एजेंसियां हैं वो सभी मिलकर के इस टनल के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टनल में जिस तरीके से मलबा अंदर आया, उस मलबे की वजह से अभी तक मुख्य टनल के अंदर दाखिल नहीं हो जा पाया और यही वजह है कि लगातार आप देखिए यहाँ पर आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना सभी जो एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस टनल के अंदर अभी भी इस बात की संभावना है कि कुछ लोग जीवित हो सकते हैं। दरअसल ये पूरी 2.5 किलोमीटर लंबी टनल बताई जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टनल के अंदर 180 मीटर दाखिल होने के बाद एक कर्व है और वहाँ से फिर 4 गेट हैं जो 4 अलग अलग टनल में जाते हैं। जो मुख्य बड़ी टनल है उस टनल में 35 से 37 लोगों के फंसे होने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 72 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जिंदगी की उम्मीद कम होती जा रही है, लेकिन करिश्मे हमेशा से होते रहे हैं और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि शायद कोई करिश्मा ऐसा हो जिसमें यहाँ पर फंसे हुए लोग अभी भी जीवित पहुँच जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो इस टनल के अंदर दाखिल होने की। अभी तक जिस तरीके की जानकारी आ रही है कि इस बात की संभावना है कि अब चूंकि मलबा यहाँ से हट रहा है, उसके बाद 1-2 घंटे बाद संभवतः जो है यहाँ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें अंदर कुछ कैमरा के जरिए अंदर कैमरे को भेज करके इस बात को जो है तलाशने की कोशिश करें कि कहाँ पर लोग हो सकते हैं। तो कुछ संभावनाएं जरूर बनी हैं। वो अलग बात है कि प्रतिदिन सुबह जब ये पूरा काम शुरू होता है तो शाम को लगता है कि शायद कुछ सफलता मिलेगी, शाम से फिर ऑपरेशन शुरू होता है, सुबह लगता है कोई एक खबर मिलेगी, लेकिन अभी तक कोई बड़ी खुशखबरी नहीं मिली। लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है कि शायद ये ऑपरेशन कामयाब होगा और कम से कम यहाँ से लोगों को निकाल पाने में कामयाबी मिलेगी। फिलहाल जो तमाम रेस्क्यू एजेंसियाँ हैं वो युद्ध स्तर पर इस काम में जुटी हुई हैं। आप देखिए किस तरीके से, आप ये सामने देखिए किस तरीके से वहाँ से अंदर जा कर के मलबे को बाहर लाने की कोशिश की जा रही है, मलबा साफ करने की कोशिश की जा रही है। और ये 24 घंटे ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। ये पूरा जो ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। और ये देखिए एक जेसीबी यहाँ से निकलती है और दूसरी अंदर दाखिल होती है और मलबे को धीमे धीमे करके बाहर निकाला जा रहा है। और जब ये मलबा बाहर आ जाएगा उसके बाद उन टनल के अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि दूसरे साइड से भी अंदर जाने की कोशिश की गई लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। अब देखना ये है कि ये जो देवदूतों का ये महाअभियान जिंदगी को बचाने के लिए चल रहा है ये आखिर कब कामयाब होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, तपोवन, एनटीपीसी। चमोली में त्रासदी के बाद जिंदगी की जद्दोजहद अभी भी बाकी है। हादसे के बाद अपनों को तलाशने पहुंचे परिजनों की आंखें भी नम नजर आई। देखिए हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। रविवार को हिमालय से आई तबाही ने सब कुछ खत्म कर दिया। एनटीपीसी तपोवन के 150 से ज्यादा कर्मचारी इस वक्त लापता हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी का भी सुराग नहीं लग पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल एक वीडियो में 7 लोग इस पूरे सैलाब में बहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये वीडियो ठीक इस जगह का है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पूरा वो डैम है और डैम के इसी कोने में जिस वक्त ये पूरा सैलाब आया उस वक्त की ये तस्वीर है। और इस सैलाब के आगे आप देखिए जहां पर इस पूरे उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस वक्त ये पूरा सैलाब आया उस समय लोग बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अलग अलग जगह पर कई लोगों के जत्थे खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे सैलाब आ रहा है तो बचने के लिए कोई इस तरफ भाग रहा है और कोई इस बैराज के उस कोने में भाग रहा है। लेकिन 7 लोग इस कोने में, ये जो आपको पिलर, लास्ट पिलर दिखाई दे रहा है, दरअसल इस पिलर के कोने से
इसी जगह से 7 लोग, आखिरी बार जो है 7 लोग उस वीडियो में देखे गए, वो 7 कर्मचारी, और यहीं से वो यहां से बहते हुए देखे गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा ट्रैक आपको, ये जो ट्रिपल ट्रैक दिखाई दे रहा है, दरअसल ये आगे एक टनल है, ये सामने एक पाइप की टनल है, और इस टनल में भी अभी भी कई लोग हो सकते हैं। तो लोग यहां से बहते हुए नजर आए। क्या यहाँ ऊपर लोग काम करते थे? जी जी जी, बिल्कुल काम कर रहे थे। यहाँ पे 7 लोग वीडियो में देखा जा सकता है। और नीचे जो 4 टनल है, यहाँ टनल में कम से कम 130 मजदूर फंसे होने की संभावना है प्रेजेंट टाइम में। तो क्या इस टनल में लोग थे? क्या इस टनल में? हाँ, काम कर रहे थे। हमारे जो रिलेटिव थे, हाँ। वो मेटल्स के, वो मेटल का उसी टनल के कंपनी का काम वही उसी टनल पे था। क्या काम हो रहा था टनल पे? टनल पे उनका बिल्डिंग का काम था, बिल्डिंग इंजीनियर थे, तो उनका टनल पे वहाँ पे काम था। जो 2 बंदे बचे हुए हैं, वो 2 बंदे बता रहे थे कि वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, और एक मेरे रिलेटिव उस टनल वहाँ पे गेट पे थे। संडे के दिन काम हो रहा था। सर यहाँ पे ना एक्चुअली 4 छोटे छोटे टनल हैं, ठीक है ना। आगे जाके वो टी पॉइंट में बड़े टनल से मिल जाता है। तो जो 4th नंबर टनल पे है, वो मेरे रिलेटिव वहाँ काम कर रहे थे। तो ये मेक श्योर, हाँ, ये छोटी छोटी टनल टनल है। मैं आपको फोटो दे दूंगा, मतलब बिफोर लॉन्चिंग का। तो सर, लेकिन जो 4th नंबर टनल है, उसमें मेरे 2 बंदे हैं, मेक श्योर बंदे हैं। 2 ही नहीं है, वहाँ पे लगभग 60-70 बंदे हैं वहाँ उसके अंदर। 1:30 बजे तक कॉल गई है मेरे पास, मैं कॉल करने वाला मैं हूँ। 1:30 बजे तक उनको कॉल गया, और यहाँ पे मैंने एसडीएम साहब से और यहाँ के आला अधिकारी, जितने भी आला अधिकारी हैं, सबसे मैं उनकी गुजारिश किया हूँ, सर इस नंबर को टैग करवाइए, और जो भी उनका करंट लोकेशन है, बस सरकार से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि कम से कम नहीं जिंदा तो कम से कम उनकी हमें 100 बॉडी मिल जाए, कम से कम हम उनका दाह संस्कार अपने बच्चों को। हाँ, मेरे साले में तो यही बिल्डर थे इसी पे टनल पे, वो भी नहीं मिल रहे हैं संडे टनल पे। मतलब अभी भी क्या उम्मीद है कि यहाँ पर जीवित हो सकते हैं लोग? अब ये तो भगवान ही बता सकते हैं। इतनी टनल में वहां से अंदर आने की कोशिश की जा रही है। उस टनल में 180 मीटर आगे बढ़ने के बाद फिर इधर आने की कोशिश हो रही है। ये आपको वो चारों टनल हैं, ये जो 4 टनल आप देख रहे हैं, दरअसल ये वही 4 टनल हैं जहां पर लोगों के फंसे होने की बात की जा रही है। और वो सबसे बड़ी टनल है, वो आगे देखिए, वो सबसे आगे जो टनल है वो सबसे बड़ी टनल है, और उसी में ये माना जा रहा है कि प्रशासन मान रहा है एनटीपीसी का कि लगभग 30 से 35 लोग उसके अंदर फंसे हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह से बहते हुए सैलाब में 7 लोग तो साफ तौर पर देखे गए हैं, इसके साथ ही बाकी लोग हैं वो दूसरी जगह वहां से भी जो है गिरते हुए देखे गए हैं। ऐसे में अगर यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा तो यहां पर बड़ी तादाद में लाशें मिलना तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग टनल में हैं उनके अभी जिंदा होने की संभावना है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ये उम्मीदें भी मध्यम पड़ती जा रही हैं, और अब परिजनों का भी सब्र टूटता नजर आ रहा है। वो सरकार से लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि यहां से टनल की खुदाई करे, ताकि कम से कम अगर टनल तक पहुंचे तो अगर कुछ लोग जीवित होंगे तो उन्हें बचाया जा सकता है। लेकिन अभी तक टनल के अंदर दाखिल होने में वो तमाम रेस्क्यू एजेंसियां नाकाम रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज 1 इंडिया, एनटीपीसी, तपोवन। तो चमोली में डीएम स्वाति भदौरिया ने निरीक्षण किया और घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया है। लापता लोगों के बारे में भी जानकारी ली है। मौके पर बने कैंपों का निरीक्षण भी डीएम ने किया है। तो घटनास्थल पर पहुंचकर के जायजा लिया गया है, और जायजा लेने के बाद से इस बात का भी पता लगाने की कोशिश की गई है कि जो लोग लापता हुए हैं उनकी जानकारी निकाली गई डीएम की तरफ से। तो मौके पर बने कैंपों का निरीक्षण भी डीएम ने यहाँ पर किया है। चमोली में डीएम स्वाति भदौरिया ने निरीक्षण किया है घटनास्थल का। चमोली की एक खबर आपको बता रहे, जहां पर जो त्रासदी हुई आपदा के बाद घटनास्थल पर मौके पर पहुंच करके जायजा लिया डीएम ने। स्वाति भदौरिया डीएम और वो खुद वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंची हुई थी। घटनास्थल का जायजा उन्होंने लिया, और साथ ही जो लोग लापता बताए जा रहे हैं उनकी भी जानकारियां उन्होंने ली है। तो लापता लोगों के बारे में डीएम ने जानकारी ली है। मौके पर बने कैंपों का निरीक्षण भी डीएम स्वाति भदौरिया ने किया है। खुद जायजा लेने के लिए डीएम स्वाति भदौरिया चमोली पहुंची हुई थी। चमोली उसी जगह पर डीएम स्वाति भदौरिया पहुंची हुई थी जहां पर यह त्रासदी हुई। चमोली की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त डीएम यहां पहुंची हुई थी निरीक्षण करने के लिए। तो किस तरीके से डीएम को सारी चीजों से रूबरू कराया गया और लोगों की जानकारियां भी डीएम तक पहुंचाई गई। साथ ही
जिस तरीके से ये घटना घटी उससे जुड़ी तमाम जानकारियां भी डीएम स्वाति भदौरिया को दी गई है। तो वहीं देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की नई सौगात भी मिली है। तो त्योनी में महाविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण हुआ है। 711.21 लाख की राशि से इस भवन का निर्माण कार्य हुआ है। कंप्यूटर प्रयोगशाला का 201 लाख और 99,000 की लागत से इसका निर्माण किया गया है। तो पंडित शिवराम शर्मा के नाम पर इस भवन का नाम रखा जाएगा। तो लोकार्पण सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। पंडित शिवराम शर्मा के नाम पर इस भवन का नाम रखा जाएगा। तो बड़ी सौगात सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से यहां लोगों को दी गई है। त्योनी में महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण हुआ है। 711,21,000 की राशि से भवन का निर्माण कार्य हुआ है। कंप्यूटर प्रयोगशाला का 201,99,000 की लागत से इसका निर्माण कार्य कराया गया है। तो त्यूनी में महाविद्यालय के नए भवन का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकार्पण किया है। 711,21,000 की राशि इसमें लगाई गई है इसका निर्माण करने के लिए। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए फहीम तनहा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो नई सौगात दी है और इस विद्यालय का लोकार्पण हुआ है, क्या कुछ खास इस महाविद्यालय में? देखिए, मुख्यमंत्री ने आज त्यूनी का दौरा किया और कई विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। और त्यूनी महाविद्यालय का नाम पंडित शिवराम के नाम से जाना जाएगा। और मुख्यमंत्री ने इस के नए भवन महाविद्यालय के नए भवन का भी लोकार्पण। ठीक, बहुत शुक्रिया फहीम आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हरिद्वार में गुरुवार को होने वाले मौनी अमावस्या स्नान के लिए हरिद्वार पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। कुंभ मेले के पहले फरवरी माह में 3 प्रमुख स्नान पर्व पड़ने हैं, जिसमें 11 फरवरी को मौनी अमावस्या, 16 फरवरी को बसंत पंचमी और 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान होना है। 11 फरवरी को पड़ने वाले मौनी अमावस्या स्नान के लिए भल्ला कॉलेज स्टेडियम में सभी पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा में लगे अर्धसैनिक बलों को ब्रीफ किया गया। इस मौके पर कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल के अलावा हरिद्वार के डीएम, एसएसपी समेत बड़ी संख्या में अधिकारी शामिल रहे। तो महाकुंभ को लेकर के तैयारियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं अधिकारियों को, और जो तमाम फोर्सेस है उनकी ये बैठक बुलाई गई और इसमें जो चर्चा की गई थी, दरअसल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एक तरीके से निर्देश सुरक्षा कर्मियों को दी गई। स्नान है मौनी अमावस्या के रूप में, जिसमें कि हरिद्वार में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए आते हैं। तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ब्रीफिंग किया गया और इसमें जो राज्य के विभिन्न कोने से हमारे पुलिसकर्मी ड्यूटी पे आए हैं और विशेषकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज आई है, उनकी ब्रीफिंग थी। और साथ में जितने भी मजिस्ट्रेट है और जो स्वयंसेवी संस्था है उनको भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि धीरे धीरे पब्लिक पार्टिसिपेशन भी स्नान के सकुशल संपन्न कराने में लिया जा सके। सर, रूट का क्या डाइवर्जन रहेगा, किस तरह से? रूट का डाइवर्जन आज शाम से स्टार्ट हो जाएगा और उसमें हम लोग पब्लिक को कम से कम असुविधा हो उसके लिहाज से, जैसे मकर संक्रांति में व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को रखेंगे। और इसमें जो चमगादड़ टापू और जो हमारे दीनदयाल पार्किंग, ये सब तो रहेंगे ही। साथ में अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तब फिर बैरागी को एज ए पार्किंग प्लेसेस के रूप में यूज। खबर मसूरी से, जहां पर पालिका अध्यक्ष पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर आरोप है कि उसने चुनाव के समय गैर कानूनी अभिलेख और झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, जिसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग सचिव हिमानी जोशी पेटवाल ने तत्काल जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। तो मसूरी की खबर आपको बता रहे, जहां पर शपथ पत्र को लेकर के ये विवाद खड़ा हुआ। दरअसल ये आरोप लगाया गया है कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर यह आरोप है कि उसने चुनाव के समय गैर कानूनी अभिलेख और झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, जिसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग सचिव हिमानी जोशी पेटवाल ने तत्काल जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए।
और वहीं मसूरी में सिविल अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं का तोहफा मिला है। अस्पताल में हर तरह की बीमारी का अब इलाज हो सकेगा, तो घूमने आए पर्यटकों को भी मिलेगा सुविधा का लाभ। प्रदेश सरकार द्वारा 5 आईसीयू रूम किए गए हैं तैयार। डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड और हाईटेक मशीन की सुविधा मिलेगी। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर भी तैयार किए गए हैं। डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है। और टिहरी से विधायक डॉक्टर धन सिंह नेगी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस बार वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन नए अंदाज में किया जाएगा। टिहरी लेक में 6 राज्यों की टीम आएंगी। स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सिंगर जुबीन नौटियाल का नाइट प्रोग्राम भी कराया जाएगा। जो वाटर स्पोर्ट्स हैं इसको इस साल नए अंदाज में कराने का कार्यक्रम किया गया है। 6 राज्यों की टीम आएंगी। स्थानीय कलाकारों के कार्यक्रम होंगे। जुबिन नौटियाल जो हमारे बड़े पॉप सिंगर हैं उनको यहाँ की नाइट कराई जाएगी। इसके साथ साथ इस बार आईटीबीपी और आर्मी और बीएसएफ के द्वारा जो है टिहरी झील में बड़ी प्रतियोगिताएं करने का निर्णय लिया गया है। हम सब लोग जो टिहरी वासी हैं और टिहरी के विधायक होने के नाते मैं देश और दुनिया के पर्यटक को टिहरी झील पर आमंत्रित करना चाहता हूं। ये 42 किलोमीटर की झील जो आज लबालब भरी हुई है, इसमें आप वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लें, टिहरी के दर्शन करें। माँ गंगा की आरती होगी, देव डोलियों का स्नान होगा। जो वाटर स्पोर्ट्स हैं। और रुड़की में कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। जॉइंट मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों ने टीका लगवाया और कर्मचारियों से आह्वान किया कि वो अपनी और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए बिना डरे टीकाकरण कराएं। तो टीकाकरण की शुरुआत में जॉइंट मजिस्ट्रेट, अपर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नाजिर और अन्य अधिकारियों को टीके की पहली डोज लगाई जा रही है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल ने सभी को टीके के बारे में जानकारी दी और बताया कि टीके के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो तुरंत चिकित्सक को बताएं। वहीं टीका लगाए जाने के बाद सभी को आधे घंटे विश्राम के लिए रोका गया। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया अब शुरू हुई है, उसके क्रम में तहसील रुड़की में भी आज जो राजस्व विभाग के और हमारे जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने कोरोना महामारी में काफ़ी काम किया है, अपना योगदान दिया है, उन सभी को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके क्रम में जो 226 हमारे चिन्हित बेनिफिशरीज़ थे उनमें से आज 120 को टीका लगवाया जाएगा। उसकी प्रक्रिया आपने देखा कि शुरू कर दी गई है। जितने भी हमारे कर्मी हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन हैं उनमें से किसी को भी कोई साइड इफ़ेक्ट सिम्टम नहीं है। और हमारी सबसे यही अपील और आग्रह है कि अपनी बारी आने पर आप ज़रूर वैक्सीन को लगवाएं और इसमें किसी प्रकार की भय या आशंका ना रखें। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो हमारा सेकेंड स्टेज शुरू हो गया है उसके अंदर फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, जिसमें कि तहसील के कर्मचारी, नगर पालिका के कर्मचारी, पुलिसकर्मी, टीचर्स, रेवेन्यू के कर्मचारी, जो भी अब जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने कोविड में काम कर रहे हैं या करना पड़ सकता है, उनको वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, जिसका कि हमने अभी 3 दिन पहले शुभारंभ कर दिया था। आज 2 दिन का स्पेशल कैंप हम लोगों ने तहसील में लगाया है, जिसमें तहसील के जो 216 कर्मचारी हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। उसके क्रम में आज 120 लोगों की लिस्ट है और करीबन 26 वैक्सीनेशन अब तक हो चुके हैं और इसका शुभारंभ जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि जी ने शुरू करा है और लगभग आधा घंटा उनको हो गया है। और यही विश्वास सभी के साथ दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन, हिंदुस्तान की जो वैक्सीन है ये पूर्णतः सुरक्षित है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे आकर इसमें वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। ये हमारा तो डोईवाला में शराब से भरा ट्रक डिवाइडर से जा टकराया। ट्रक देहरादून से हल्द्वानी की ओर जा रहा था। ट्रक पलटते कई ग्रामीणों ने शराब की बोतल उठा ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। तो ट्रक देहरादून से हल्द्वानी की ओर जा रहा था। जिस दौरान यह हादसा हुआ तो ट्रक पलटते ही कई ग्रामीण शराब उठाने में लग गया। तो शराब की जो बोतलें इस ट्रक में रखी हुई थी उसको उठाने में ग्रामीण जुट गए। डोईवाला में शराब से भरा ट्रक डिवाइडर से टकरा गया। जिस दौरान ट्रक देहरादून से हल्द्वानी की ओर जा रहा था और उस दौरान ही यह हादसा हुआ। कल रात की घटना है और कल रात 9:30 बजे करीब हमें सूचना मिली
कि महाजिर ग्रांड के पास जो है मेन रोड पे एक जो है शराब का ट्रक पलट गया है। इस सूचना पे जो है मैं मौके पे पुलिस फोर्स के साथ मौके पे आया तो देखा कि यहाँ पे जो एक ट्रक पलटा हुआ था जिसमें जो है सरकारी दारू भरी हुई थी। इसकी गाड़ी के कागजात वगैरह चेक किए हमने तो इसमें ये पाया गया कि ये ट्रांसपोर्ट नगर से दारू हल्द्वानी जा रही थी। दूसरी घटना ये है कि हम यहाँ पे जो है काफ़ी लोग खड़े थे यहाँ पे और इस ट्रक को हम किनारे कर रहे थे, रोड पे गिरा हुआ था चूँकि ट्रक, तो हम इसको किनारे कर रहे थे तो तब तक पीछे से अंधेरा हो रखा था चूँकि यहाँ पे तो एक गाड़ी जो है, एक कार जो है यहाँ पे जो हमने हाइड्रा ला रखा था उस हाइड्रा से टकराई वो गाड़ी, तो वो घायल है। उसको जो है तुरंत एम्बुलेंस की मदद से हमने जो है जौलीग्रांट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। 2 व्यक्ति थे। तो काशीपुर में शासन प्रशासन की सख्ती पर खनन माफियाओं की मनमानी भारी पड़ रही है। खनन पर रोक लगाने की तैयारी के बाद भी अभी तक जिले में अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रहा है। जिले के कई क्षेत्रों में लगातार अवैध रूप से खनन करने का काम जारी है, तो वहीं पुलिस के ढीले रवैये के चलते खनन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ये रूटीन चेकिंग था। कुछ हमारे काशीपुर, कोतवाली और कुंडेश्वरी चौकी द्वारा कुछ चेक्स एंड बैलेंस बिठाए गए, जैसे पिकेट और सीसीटीवी कैमराज वगैरह, उसी का वेरिफिकेशन करने के लिए विजिट था। मेरे द्वारा जो देखा गया है उसमें मेन ऑब्जर्वेशन ये है, जो हमारा काशीपुर सर्कल का क्षेत्र है उसमें खनन कंट्रोल्ड है। जो भी नदी का एरिया आता है जहाँ मेनली खनन चलता है वो क्षेत्र से बाहर है, फिर भी जो गाड़ियाँ वहाँ से आती। तो खबर पौड़ी से, जहां पर पीआरडी कर्मचारियों को सेवा समाप्ति का नोटिस थमा दिया गया। कर्मचारियों के समक्ष रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। जिला अधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई गई है। समायोजित ना किए जाने पर आंदोलन की धमकी भी कर्मचारियों ने दे दी है। तो कर्मचारियों ने अब आंदोलन की धमकी दे दी है कि अगर जल्द से जल्द उनकी समस्या का निस्तारण नहीं होता है तो फिर वो आंदोलन करेंगे। तो कर्मचारियों को नोटिस थमा दिया गया और जिसके बाद से अब कर्मचारी इस फिक्र। हम यहाँ पर जिला शिक्षा के जितने कर्मचारी थे, हम यहाँ अपने ये जो हमारे बीच में अभी डीएम साहब ने कहा था कि जो कर्मचारी हैं उनको 31 मार्च तक यातायात रखा जाए, लेकिन जो हमारे यहाँ सीएमएस साहब हैं राणा जी, उनके द्वारा हमें आदेश आ रहे हैं कि आप यहाँ से सेवा क्या स्थगित हो जाए नौकरी से। लेकिन जब डीएम साहब ने 31 मार्च तक हमें विश्वास दिया था, लेकिन हमारे सीएमएस साहब जो है हमारा प्रपोजल डीएम तक ने पहुँचाया नहीं। अभी हमारे बनौर से हमें बात हुई थी, उन्होंने भी बात की है, लेकिन अभी तक उन्होंने भी कहा कि हम आपके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारे सीएमएस साहब राणा जी वो हमारे साथ ऐसा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।